नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे खुदा यहाँ पे। और ये फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्जाम 2026, ठीक है ना। और यहाँ पे टुडे जो सेशन है वो है सीडीपी के प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर 1 और 2 दोनों ही एग्जाम्स के लिए बेस्ट सेशन है। प्रैक्टिस सेट यहाँ पे 39 है। ओके, इससे पहले 38 कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत बेहतरीन सेशन है। देन बाय शिवानी सिंह मेरे ही थ्रू कंटिन्यू सेशन यहाँ पर आप सबको कराए जा रहे हैं। ओके, अब आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, देखो 75058907 और 61, ठीक है ना। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। ओके, फाइनली चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको ज्वाइन होना है कि नहीं होना है। चलिए, सो स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो। अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं। आपके बीच जो क्वेश्चन है यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहने वाले। ओके, क्लियर है ना। तो अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार बात करें, विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेस्ट तरीके से सीखते हैं। ओके, वयस्कों की निष्क्रिय नकल के द्वारा, अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता के द्वारा, व्यवहार के बाह्य अनुकूलन के द्वारा, असंदर्भित जानकारी के कंठस्थीकरण के द्वारा। तो अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं। क्या जो वयस्क होते हैं, जो हमसे बड़े यहाँ पे बंदे होते हैं, व्यक्ति होते हैं, क्या वो हमें गलत तरीके से सिखाते हैं? जैसे आपके पेरेंट्स हैं, क्या वो आपको गलत तरीके से सिखाएंगे, गलत जो है तरीका आजमाएंगे, निगेटिविटी यहाँ पे फैलाएंगे, क्या इस तरह से सिखाएंगे? ओके, या फिर व्यवहार के बाह्य अनुकूलन के द्वारा, असंदर्भित जानकारी के, क्या फिर आपको रट्टाफिकेशन रट करके सिखाएंगे? नहीं ना, बल्कि आपको अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता के द्वारा। मानो कि आपको साइकिल सीखनी है और आप जो है किसी एक जो है बच्चे को साइकिल चलाते हुए देख रहे हैं, तो अब आप भी साइकिल सीखना चाहते हैं, आपका भी मन है, तो आप खुद साइकिल पकड़ोगे, खुद पेडल मारोगे, इसमें खुद चलाना सीखोगे, खुद गद्दी पर बैठोगे। ओके, तो यहाँ पर अब ये क्या होगा, आप खुद एक्टिविटी कर रहे हैं, खुद आप स्वयं अपने वातावरण में ढलकर खुद एक्टिविटी कर रहे हैं, खुद साइकिल चलाना सीख रहे हैं। और जब आप साइकिल चलाना सीख जाएंगे तो वो क्या है कि आपने पहले अपने जो है पर्यावरण में आसपास आपने देखा कि हाँ, यहाँ पर कोई और बच्चा भी है जो कि साइकिल चला रहा है, और फिर आपने भी ऐसे ही कोशिश की चलाने की और आपको साइकिल चलानी आ भी गई। ओके, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो है हमारा राइट होगा। चलिए, विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो उनके जीवन से संबंधित होती है, प्रासंगिक संदर्भ में प्रस्तुत की जाती है, असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है, या फिर उदाहरणों का इस्तेमाल करके विस्तारित की जाती है। तो देखो, विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो, विद्यार्थी किस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं, कौन सी जानकारी को? विद्यार्थी जो उनके जीवन से संबंधित होती है उसे बच्चे बहुत जल्दी नहीं भूलते, बल्कि वो काफ़ी लंबे समय तक टिकाऊ रहती है। प्रासंगिक संदर्भ में जो चीज़ आप अच्छे एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखते हैं वो भी आपके माइंड में काफ़ी दिन तक बेस्ट रहती है। और यहाँ पर यही एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करते हैं, जब हम कुछ चीज़ सीखते हैं और एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ लंबे समय तक हमें याद रहती है हमारी मेमोरी में, ठीक है ना। तो अब ये बताना है, विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है। असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है, इसका मतलब यह है कि जब आपको टीचर्स पढ़ाते हैं और पढ़ाते वक्त ओनली सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर, ठीक है ना, बस बुक्स पर ध्यान दे रहे हो, जो बुक्स में लिखा हुआ है उसे पढ़ा दिया कि पहले एक वाक्य लिखो, फिर दूसरा वाक्य लिखो, फिर तीसरा वाक्य याद करो। ओके, कह रहे हैं टीचर कि पहला वाक्य याद करो, दूसरा वाक्य याद करो, तीसरा वाक्य याद करो, तो इससे ना बच्चा 2-3 दिन में भूल जाएगा उन चीज़ों को। लेकिन अगर आप उन्हीं वाक्यों को अच्छे उदाहरण से बच्चे के जीवन से जोड़ते हैं, पढ़ाने की कोशिश करेंगे ना, तो बच्चा उस चीज़ को याद रखेगा और काफ़ी इंटरेस्ट भी उसे आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का एग्जाम्पल है? इनमें से बताना है कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का एग्जाम्पल है। पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, या फिर यहाँ पर a+b² का सूत्र क्या है, या फिर यहाँ पर जो है भारत को, यहाँ पर होगा भारत को
भारत को आज़ादी कब मिली थी, या फिर अगला लीफ वर्ष कब होगा, आपको बताना है। कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का एक उदाहरण है। प्रक्रियात्मक ज्ञान का मतलब होता है वही आपका समालोचनात्मक चिंतन वाला, समालोचनात्मक चिंता वाला जो है, जिसमें आप समालोचनात्मक चिंतन करते हैं, यानी कि अलग अलग फील्ड में आप सोचने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्षमता रखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो ये सूत्र है, क्या है, तो आपने a+b² आपने ये सूत्र याद किया हुआ है, याद कर लिया, इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई चिंतन करने वाली बात नहीं। भारत को आज़ादी कब मिली थी, बताओ भाई, भारत को आज़ादी कब मिली थी, ये भी आपने जो एक इसकी फाइनल डेट है वो याद करी हुई है आपने, ठीक है ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि 2025 में मिली है, हमें तो 2018 में मिली थी, नहीं ना, जो उसका एक आंसर है वही फिक्स रहेगा ना। अगला लीफ वर्ष कब होगा तो ये भी बता देंगे आप। ओके, अगला जो है लीफ वर्ष कब होगा, ठीक है ना, ये भी आप बता देंगे, उसका भी एक फिक्स आंसर है। लेकिन प्रक्रियात्मक ज्ञान के एग्जाम्पल होगा पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। अब फाइनली जैसे मैंने आपसे जो है यहाँ पे एग्जाम्पल्स दूंगी कि मैं आपको कह रही हूँ कि चाय जो है कैसे बनाई जाती है, बताओ चाय कैसे बनाई जाती है, तो आप कहेंगे पहले पानी रखा जाता है, फिर उसमें चाय पत्ती डाली जाती है, फिर उसमें चीनी डाली जाती है, फिर जब उसमें उबाल आता है फिर उसमें दूध डालते हैं, फिर से उसमें जो है उबाल जो है लगाते हैं, फिर से उसे उबालना होता है, अच्छी तरीके से पकाते हैं धीमी धीमी आंच पर, फिर उसको छानते हैं, फिर तब जाकर उसको पीते हैं। तो ये देखो कितनी सारी एक्टिविटी हुई। तो इसलिए यहाँ पर जब आप खुद पौधारोपण करेंगे, खुद मिट्टी तैयार करेंगे, मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, ओके, सो हम यहाँ पर एक्टिविटी करके देखेंगे तो इस चीज़ से आपको पता चलेगा कि इसमें कितने सारे वर्क होते हैं, अलग अलग डिफरेंट। अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए, संप्रति मानचित्रण के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को ज्ञान सर्जन के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो अधिगम को सुसाधित करने के लिए टीचर्स को क्या करना चाहिए, अधिगम वही लर्निंग, सीखना है, फिर सिखाना, ठीक है ना। आप स्टूडेंट्स को कुछ सिखाना चाहते हैं, ओके, तो आप सबसे बेस्ट तरीके से टीचर से आप कैसे सुसाधित कर सकते हैं, कैसे अपनी क्लास को बेस्ट तरीके से सिखा सकते हैं अपनी क्लास में। क्या आप विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से अलग रखेंगे कि यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो आपके समाज से नहीं जुड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ गलत है। जब तक आप बच्चे की जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें उसे याद नहीं कराने की कोशिश करेंगे, बच्चा उस चीज़ को याद भी नहीं कर पाएगा। संप्रति मानचित्रण इस्तेमाल को आप हतोत्साहित कर रहे हैं, यानी कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें चित्र बच्चों को नहीं दिखा रहे हैं, उस चीज़ को हटा दे रहे हैं, ये तो गलत हुआ। क्योंकि अगर आप बच्चे को चित्र के माध्यम से पढ़ाएंगे तो बच्चा तुरंत सीख जाएगा, अच्छा ये एप्पल है, ये यहाँ पे सेब ऐसा होता है, अच्छा अनार ऐसा होता है, ओके, इमली ऐसी होती है, ये कैसा होता है। विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को, क्या आप विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करेंगे। भैया 1 to 5 के बच्चे हैं, बताओ इनका लेवल बहुत छोटा है अभी, ठीक है ना, तो आप उसे उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा कैसे हासिल करने दे सकते हैं। ओके, सबसे बेस्ट होगा विद्यार्थी को ज्ञान सर्जन के अवसर प्रदान करना। सो ऑप्शन से यहाँ पे डी हमारा राइट होगा, ज्ञान, विद्यार्थियों को ज्ञान सर्जन के अवसर प्रदान करेंगे। जब बच्चे यहाँ पे स्वयं खोजबीन करेंगे, खुद एक्टिविटी करेंगे, खुद यहाँ पर कार्य करेंगे, खुद करके देखेंगे कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है, ये कार्य ऐसे होता है, ओके, तब बच्चे बेस्ट तरीके से सीखेंगे और जब आप उसे अवसर देंगे। चलिए नेक्स्ट है, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवालों को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना। आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत फील कर रहे हैं, तो दी गई समस्या में और अधिक गैर ज़रूरती जोड़ देंगे, या फिर उन्हें सामग्री के परंपरागत इस्तेमाल के लिए बाध्य रहने के निर्देश देंगे, या फिर उन्हें अपने दोस्त की कॉपी से उत्तर नकल करने को कहेंगे, या फिर उन्हें समान तरह की समस्याएं जो उन्होंने पहले हल की थी उस पर चिंतन करने को कहेंगे। आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स दिए गए सवाल
को हल करने में दिक्कत फील कर रहे हैं। देखो कुछ स्टूडेंट्स हैं, ऐसा तो नहीं होता कि आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं और तुरंत से सभी बच्चे कर लेते हैं, नहीं। सो प्रॉब्लम्स होती है, ओके, बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स को होती है। कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती है और वो तुरंत से चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर सभी स्टूडेंट्स को दिक्कत यही होती है और स्टार्टिंग में होती है। जब तक आप यहाँ पर जो है समस्याएं आपसे आप नहीं कर पाएंगे, ओके, तो कैसे आप में सुधार होगा, ठीक है ना। तो यही कहना चाह रहा है, आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सवाल को हल करने में उन्हें दिक्कत फील हो रही है, तो आप क्या करेंगे उनके साथ में? क्या दी गई समस्या और अधिक गैर जरूरती जोड़ देंगे? क्या उनके पास और समस्या तो है या आप उन्हें और समस्या दे रहे हो कि भाई ये भी करना है और भी समस्या दे दिया आपने, ये भी करना है, बल्कि उन्हें बताने की बजाय और दे रहे हो। उन्हें सामग्री के परंपरागत इस्तेमाल के लिए बाध्य रहने के लिए, बाध्य यहाँ पे निगेटिव टैग वर्ड्स होगा, या फिर दोस्त की कॉपी से उत्तर नकल करने के, नकल भी यहाँ पे सीटेट में निगेटिव टैग वर्ड्स होगा। सबसे बेस्ट होगा उन्हें समान तरह की समस्याएं जो उन्होंने पहले हल की थी उस पर चिंतन करने के लिए कहिए। आप उन्हें उस तरह की समस्या दीजिए जो आपने उसे पहले पढ़ाए थे, ओके, जिस तरह उसमें रूल्स आपने बताए थे। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपको जो है नया ताला दिया हुआ है, गेट पर नया ताला लगा हुआ है कि आपको नया ताला खोलना है, तो आप खोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप पे नहीं खुल रहा है। फिर आप बच्चे को कहेंगे कि आपने कभी पुराना ताला, पहले आपने कभी ताला खोला है? तो बच्चा कहेगा जी हाँ बिल्कुल खोला है। तो अब देखो आपको उसी तरह से खोलना है, तो बच्चा इस तरह चाबी उसमें अंदर करेगा, ऐसे घुमाएगा यूँ, ओके, तुरंत से ताला खोल देगा। अपनी पूर्व ज्ञान के जो है अपने पूर्व ज्ञान पर आधारित होकर नए ज्ञान का सृजन बच्चा कर रहा है, इसलिए डी ऑप्शन से बेस्ट होगा। नेक्स्ट अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहां विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सके। भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत या फिर महत्वपूर्ण है, ओके। तो देखो एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहाँ पे विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को, देखो क्लास में ऐसा भी माहौल होना चाहिए कि बच्चों को कोई त्रुटि हो रही है, भ्रांति हो रही है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, वो जो है कुछ और कहना चाह रहे हैं लेकिन उसका मीनिंग कुछ और है, ठीक है। भ्रांति मतलब कि उनके मन में गड़बड़ी चल रही है, ठीक है ना, सही से चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं, गलत फहमी हो चुकी है। जैसे यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि बारिश होती है बादल फटने से। बारिश कैसे होती है? बादल फटने से। लेकिन आप उनकी ये जो भ्रांति है, ओके, आप इसको व्यक्त करेंगे, आप कहेंगे कि बेटा बारिश होती है जो आपका पानी होता है वाष्प के थ्रू, जब वो ठंडा हो जाता है, ओके, तब जाके बूंदों के तहत बारिश होती है। आप ऐसे समझाएंगे तो बच्चा समझ जाएगा, उसकी भ्रांति भी दूर हो जाएगी, इसलिए बेस्ट है। भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत, बिल्कुल भ्रांतियों पर चर्चा करना प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण और संगत होगा, बिल्कुल करो, ओके। सो बेस्ट होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, दोनों राइट है। नेक्स्ट है विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक प्रेरित होंगे अगर वे किसके भाव को महसूस करें? निराशा या फिर श्रम, खुशी या फिर कुंठा। तो बच्चे सीखने के लिए आंतरिक रूप से कब मोटिवेट होंगे? आंतरिक रूप से। तो अगर बच्चे निराश होंगे क्या सीख पाएंगे? अगर श्रम फील कर रहे हैं या कुंठा यहाँ पर नहीं ना, बच्चे तब सीख पाएंगे जब बच्चे खुश होंगे। क्या होंगे? जब बच्चे खुश होंगे ना तो वो सारी चीज़ें सीख पाएंगे। अगर बच्चा खुशी नहीं है, रुचि नहीं ले रहा है, तो बच्चा कुछ भी नहीं सीख पाएगा, आप कितनी भी कोशिश करो। लेकिन हाँ, अगर बच्चा खुश है, हैप्पी है, बिल्कुल फाइन नहीं, बच्चा सारी चीज़ें सीखेगा और उसे इंटरेस्ट भी आएगा और सीखने की कोशिश भी करेगा। यहाँ पर वो हैप्पी है, खुश है, बड़ा ही खुश मिजाज दिख रहा है, तो आप उसे आज जो भी कुछ सिखाने वाले हैं ना, तो बच्चा फाइनली सारी चीज़ें यहाँ पर सीख जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए? महारत अभिमुखी, प्रदर्शन अभिमुखी, कार्य परिहारी, प्रतिस्पर्धा निर्देशित। विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए? विद्यार्थियों को आप टीचर्स होकर के अपने स्टूडेंट्स को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए मोटिवेट करेंगे, ठीक है ना। तो क्या प्रदर्शन अभिमुखी सिर्फ और सिर्फ दिखावा करेंगे, आप दूसरों को दिखाने के लिए सीख रहे हैं? कार्य परिहारी, प्रतिस्पर्धा निर्देशित, दूसरों में तुलना क्रिएट करके नहीं। सो बेस्ट होगा ऑप्शन ए, महारत अभिमुखी के द्वारा। कैसे? महारत अभिमुखी। महारत अभिमुखी का मतलब ये होता है कि आप जो कुछ भी सीख रहे हैं या फिर आप जो कुछ भी सीखना चाहते हैं वो आपका मन है, आप दिखावा नहीं कर रहे हैं। आप क्लास में सीखना चाह रहे हैं तो आप दिखावा नहीं कर रहे हैं,
ओके आप अपने लिए सीख रहे हैं, आप अपने मन से सीख रहे हैं, आप जो है ओके क्लियर है ना। तो आप देख पा रहे हैं मैंने क्वेश्चंस आपको बताया है कि महारत अभिमुखी हम किसे कहते हैं। देखो महारत अभिमुखी हम उसको कहते हैं जब बच्चा खुद अपनी रुचि के अनुसार सीखता है, यानी कि दूसरों के साथ दिखावा नहीं कर रहा है या फिर दिखाने के लिए नहीं सीख रहा है, खुद अपने मन से अपनी मर्जी से सीखता है। तो बेस्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। कुपोषण है, विद्यार्थियों में सहभागिता, दंड, अभिसंज्ञान। नीचे ऑप्शंस दिए हैं, तो इनमें से कौन सा अधिगम बच्चों को सकारात्मक रूप से इफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। सकारात्मक पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिविटी लर्निंग। जब हम बच्चे को पॉजिटिविटी लर्निंग प्रोवाइड कराएंगे तो सबसे बेस्ट तरीका, देखो अगर बच्चा कुपोषित होगा, कुपोषण का मतलब है कि दिमाग से भी कमज़ोर है और शरीर से भी कमज़ोर है। अगर बच्चा शरीर से भी कमज़ोर होगा, दिमाग से भी कमज़ोर होगा, वो सही से चीज़ें नहीं सीख पाएगा। अगर आप उसे पनिशमेंट दोगे, दंड दोगे, पिटाई करोगे, उसको मारोगे, तो यहाँ पर बच्चा तब भी नहीं सीख पाएगा। लेकिन आप विद्यार्थियों में सहभागिता उत्पन्न करोगे और अभिसंज्ञान। सहभागिता का मतलब यह है कि अगर आप कुछ कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, मानो कि यहाँ पर आप जो है पतंग उड़ा रहे हैं, क्या उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। तो भैया देखो आप तो पतंग उड़ाते हैं लेकिन पीछे उसमें जो वो होता है ना, जिससे क्या होता है धागा वागा सा, ठीक है ना, जिसको मांझा बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, तो वो उस पर एक क्या होता है, ठीक है ना, इस तरह से उस पर लिपटा रहता है। तो दूसरा बच्चा उसको पकड़ेगा और आप ऐसे ऐसे पतंग उड़ाओगे, तो ऐसा होता है ना। तो दो बंदे जब मिलकर कार्य करेंगे तो पतंग बहुत अच्छी उड़ेगी और आप दूसरों की पतंग को काटेंगे भी, ठीक है ना। तो जब आप सहभागिता के रूप में बच्चों में सहभागिता होगी, सीखेंगे, बेस्ट होगा। अभिसंज्ञान, यहाँ पर अभिसंज्ञान यहाँ पर, ठीक है ना, जब आप एक दूसरे की विचार विमर्श, एक दूसरे के संप्रेषण, एक दूसरे के साथ में विचार विमर्श करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, चिंतन करेंगे एक दूसरे की नॉलेज, ओके। सो उसके लिए भी सबसे बेस्ट होगा सीखना यहाँ पे। सो सेकंड और 4 ऑप्शंस राइट है, सेकंड और 4 ऑप्शन राइट है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट है विद्यार्थी ज्ञान सर्जन प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं, सक्रिय, अधीन, निष्क्रिय या फिर नगण्य। विद्यार्थी ज्ञान सर्जन प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं, क्या उसके अधीन होकर, क्या गलत तरीके से, क्या नगण्य नहीं, बल्कि सक्रिय होकर। तो बच्चे ज्ञान सर्जन प्रक्रिया में भूमिका तभी तो निभाएंगे जब वो खुद एक्टिविटी करेंगे, खुद सक्रिय होंगे कुछ भी सीखने के लिए, ओके। मानो आप यहाँ पे बच्चे को कह रहे हैं कि जो है आपको एक पौधा लगाना है और बस आपने सिर्फ ये बता दिया, लेकिन जब आप उसे नहीं कहेंगे पौधा खुद लगाइए, खुद गड्ढा खोदो, खुद इसमें पानी डालना है, खुद पेड़ को लगाना है, खुद उसकी देखभाल करनी है, तो बच्चा सीखेगा और समझेगा कि अच्छा इस तरह से यहाँ पर चीज़ें होती हैं जब खुद एक्टिविटी करेगा, ठीक है ना। फाइनली यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई आपका डाउट है सो आप मुझे बता सकते हैं। और यहाँ पर देखो स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, ये मेरी ही क्लास है, आप इसे देख सकते हैं। सीटेट फरवरी 2026 के लिए मैंने कहा ना कि मैं आपको CDP की थ्योरी क्लास भी देन CDP के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दोनों चीज़ें कंटिन्यू करा रही हूँ, ओके। सो फ्रेंड्स चलिए फिर अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आपको बिल्कुल फ्री में PDF चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है 7505890761। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और जो है यहाँ पर PDF को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। सो चलिए फ्रेंड्स अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।